आईटी जेई क्या परसेंटाइल रहा था आपका? मेरा परसेंटाइल तो मेंस में 99.9 था। ओके, तो और रैंक 800 समथिंग थी। 800 समथिंग। हाँ। लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रैटेजी थी? आप एक बच्चा एग्जाम हॉल में एंटर करता है, ठीक है, तो आप चाहें आपकी प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग रही हो, वहाँ पे वो एक फेयर आता ही आता है ना, पेपर यार कैसा होने वाला है। अब आपने पेपर देखा सडनली, है ना, तो यार एक तो लेवल है पेपर का, आईटी का पेपर मतलब दुनिया में सेकंड टफेस्ट माना जाता है, तो वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड पे। हम हैं आज मैक्सिमम बीटेक एस्पिरेंट्स जो भी बीटेक करना चाहते हैं उनके ड्रीम कॉलेज में, आईआईटी बॉम्बे। स्वागत है आप तीनों का इस अनफिल्टर्ड डिस्कशन में। नाम क्या है आपका? चिराग। आईआईटी जेई क्या परसेंटाइल रहा था आपका? मेरा परसेंटाइल तो मेंस में 99.9 था। ओके, तो और रैंक 800 समथिंग थी। 800 समथिंग। हाँ। अभी जेई होने वाला है, जो ये समझना चाहेंगे आपसे, आपने क्रैक किया है तो आप कुछ ऐसा प्रैक्टिकल टिप्स बताओ या प्रैक्टिकल अप्रोच बताओ जिससे कि अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है लेकिन उसकी स्थिति थोड़ी सी डवाडोल है, वो एक उस वाले माइंडसेट में है, यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं, वो एक लास्ट मोमेंट वाली आती है ना, एंजाइटी वाली। हाँ, आई गेट। तो उसको कैसे ओवरकम करना है और ये लास्ट मोमेंट्स की जो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपने जो रैंक अचीव किया दूसरा स्टूडेंट भी अचीव कर पाए और यहाँ आके बीटेक सीएससी कोर्स करे। लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रैटेजी थी आप? लास्ट मोमेंट एक्चुअली हाँ, तो अक्टूबर एंड में जैसे सिलेबस खत्म होता है तो सारी इंस्टीट्यूट्स का बस एक गोल रहता है, वो है इन्हें जितनी प्रैक्टिस हो सकता है उतनी प्रैक्टिस दो। तो प्रैक्टिस वो अलग अलग तरीके से देता है, जैसे PYQs हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट देना और उनका रिजल्ट्स एनालाइज करना, जहाँ तुम गलतियाँ आ रही हैं वहाँ उन्हें एनालाइज करके करेक्ट करना और अल्टीमेटली एक काइंड ऑफ चीट शीट बनाना एंड मोमेंट्स के लिए, ठीक है। कि तुम्हें पता है तुम कौन से पार्ट में वीक हो, वो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ। तो बेसिकली ये सब करना। और एक और चीज़, जैसे बहुत बार क्या होता है, मॉक्स देते हैं बच्चे, तो मार्क्स देख लिए, मार्क्स नहीं आए, मार्क्स आ गए अच्छे, ठीक है, इग्नोर मार दिया, अगले मॉक पे चल दिए, नहीं आए तो भी ठीक है, अगले मॉक पे चल दिए, वो फिर मॉक ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है। ठीक है। या कोई भी क्वेश्चन है वो वेस्ट हो जाता है। क्या होनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी? सही स्ट्रैटेजी होती है कि क्यों गलती हुई, कहाँ गलती हुई, वो हमेशा तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है। और उस गलती को एक हटाना है वहाँ से। देन एंड देयर रेक्टिफाई करते हाँ, चलो, वो राइट? रेक्टिफाई करो, अगले पेपर में वो गलती ना हो, ऐसा ये बात का ध्यान। तो बेसिकली एम ये होता है कि कंसिस्टेंटली, जैसे 2 महीने में मान लो 30 मॉक्स दिए, तो हर मॉक में मार्क्स बढ़े नहीं तो घट भी नहीं दे ज़्यादा, ठीक है। बहुत मार्जिन नहीं है, जैसे मतलब आप कंसोलिडेट करो, हाँ। जितना पढ़ लिया है उतने पे आप कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ठीक है। अब मान लो कि कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, तो क्या नए चैप्टर्स अब लेने चाहिए या अब जितना तैयारी हो गई है उसके ऊपर ही बिल्डअप करना चाहिए? These are the last moments, so you should not give time to the old chapters. Okay. अभी जो छूट गया उसे रिकवर करने का उतना स्कोप नहीं है। मेंस में एक बार को मैं कह सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मेंस में क्या होता है, कुछ चैप्टर्स का टोटली रटने का काम होता है, तो वो लास्ट एक हफ्ता अगर आप फुल डिस्टेंस से एफर्ट दो तो वो चल जाएगा। जैसे सेमीकंडक्टर्स नाम का एक चैप्टर होता है, दैट इज एकदम 1 वीक भी नहीं लगता उसे, लेकिन सिंसियर एफर्ट डालना पड़ता है, तो वो हो जाता है फिर ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, यू हैवंट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट चैप्टर, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह घट जाता है। हटता ही है। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि अभी ये चैप्टर मुझे नहीं आता और इसके PYQ तुम्हें और ज़्यादा दिखने लगता है। तुम्हारा माइंड ऐसा देखने लगता है कि ये चैप्टर आता भी नहीं है, इसके PYQs भी बहुत है, ये आता भी बहुत है, तो नंबर तो ऐसे ही कट जा रहे हैं, तो वो होप लूज करने लगता है। तो टच भी नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। आप जितना पढ़ लिया जितना पढ़ लिया उसके ऊपर बिल्डअप करो अच्छे से। वहाँ एग्जाम हॉल में, हाँ, कंप्लीट करो। जो चीज़ आती है वो गलत ना हो, इस बात का ध्यान। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आके बीटेक करना चाहता है IIT बॉम्बे में और स्पेशली CS करना चाहता है, तो उसको खुद से ये पता होना चाहिए कि वो अपना बेस्ट दे रहा है। ठीक है। अगर उसे खुद नहीं लगता कि खुद ही वो कहीं स्लैक ऑफ करता है, खुद ही बीच बीच में मजे कर लिए, या जिस टाइम पढ़ना था उस टाइम खेल लिया, और उस सब चीज़ों में थोड़ा सा मतलब खुद से ऑनेस्ट होना, आप खुद से ऑनेस्ट होना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें खुद को पता है कि तुमने मेहनत करी है तो अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो तुम्हारा इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने अपना बेस्ट किया था। ठीक है। अब चलो, ये तो हो गया प्रिपरेशन वाला पार्ट। अब इसमें आप दोनों भी ऐड कर सकते हो। अब जब एक बच्चा एग्जाम हॉल में एंटर करता है, ठीक है, तो आप चाहें आपकी प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग रही हो, वहाँ पे वो एक फेयर आता ही आता है ना, पेपर यार कैसा होने वाला है। अब आपने पेपर देखा सडनली, है ना, तो यार एक तो लेवल है पेपर का, आईटी का पेपर मतलब दुनिया में सेकंड टफेस्ट माना जाता है, तो वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सेफ रहता है
ताकि आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में भी बैठ जाओ, एट द सेम टाइम इतनी गलतियां भी मना कर दो कि बिल्कुल क्रैक करने के चांसेस ही खत्म हो जाए। तो पहला 2 पोर्शन है इस क्वेश्चन का। पहला तो ये कि क्या अपने नर्व्स को कंट्रोल रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, और दूसरा क्या सेफ अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के होते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, हम्म, वो हर एक बच्चे की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया होगा तो लाइक 75 क्वेश्चंस में से वो 70 भी अटेम्प्ट करके आ सकते ठीक है, हैं, और किसी ने बिल्कुल ही नहीं किया है तो ही शुड नॉट फोर्स हिमसेल्फ टू अटेम्प्ट एटलीस्ट इतना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, मान लो किसी का बहुत ही लाइक बेकार प्रिपरेशन, तो रादर देन गिविंग हिम पॉजिटिव मार्क्स वो अपने आप को नेगेटिव में ले जाएगा, और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू डोंट वांट बैकलैशेस ऑफ काइंड, ठीक है। यू जस्ट वांट कि पॉजिटिव मार्क्स आ रहे तो आए, नहीं तो 0 दे दो, नेगेटिव ना आए। तो जिस क्वेश्चन में जब तक ये नहीं लगता कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ यही है, तब तक उसे मार्क नहीं करना चाहिए। मैं यही करके आया था, तो बेसिकली और अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए एग्जाम से? समथिंग कि अभी बेसिकली एंजाइटी का मेन रीजन होता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, एंड इफ यू फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट देन व्हाट्स लेफ्ट। सो बेसिकली पेपर ये सोच के दो कि तुमने तैयारी की, अब तुम पेपर देने आए और रिजल्ट डजंट मैटर, या फिर लाइक ऐसा कि ये नहीं हुआ तो दोबारा कभी कर लेंगे, ऐसा मेंटालिटी कुछ उल्टा कर दो। जैसे तुम्हें लगता है कि ये पेपर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पेपर है, तो उसको उल्टा करके कुछ भी बना दो कि इतना बड़ा भी नहीं है, समथिंग चिल, कोई ऐसा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बट क्या जितना ये कहना आसान है, क्या नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है? आप कुछ ऐड करोगे इसमें? मतलब आप अल्टीमेटली तो पेपर दे रहे हो पास होने के लिए ही, राइट? तो क्या इस माइंडसेट के लिए, चलो एक बात तो आपने कह दिया, अभी तो आपने कह दिया, लेकिन जब आप उस पूरे प्रोसेस का पार्ट होते हो तो क्या एग्जैक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर पाना इतना आसान होता है क्या? इसने जैसे कहा कि अक्टूबर एंड में खत्म हो जाता है तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस, एंड देन कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, इंस्टीट्यूट में नहीं हो, ऑनलाइन हो, तो आपको टेस्ट सीरीज चालू होगी आपकी, या फिर प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ भी करेंगे। अब जेन्युइन है कि आपको एंग्जाइटी होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, और एडवांस का JEE एडवांस आपने कहा वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, 6 घंटे का एग्जाम होता है। अब 6 घंटे के एग्जाम में यू नेवर नो कि आपका पेपर कितना अच्छा जाएगा, कितना खराब जाएगा, 6 घंटे आप कैसे बैठोगे, आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितना स्लीप लिया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज है कि एंग्जाइटी हो सकता है आपको, और होता भी है एंग्जाइटी। एक बार पेपर दे दिया, फिर पेपर के बाद मार्क्स का भी एंग्जाइटी होता है, या फिर कितने मार्क्स आएंगे, कितना मेरा इंस्टीट्यूट में कितना रैंक होगा, या फिर ऑल इंडिया मेरा टेस्ट सीरीज में कितना रैंक होगा। बट वो मुझे ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट मेरे लिए जून में हमारा जून 4 को एग्जाम था, एट वन पॉइंट इतने सारे हम लोगों ने एग्जाम दे दिए थे, इतने सारे टेस्ट सीरीज दे दिए थे, पर वीक हम लोग एक टेस्ट सीरीज दे रहे थे, पर 3 दिन एक हमारा 6 घंटे का एग्जाम था, कि एट वन पॉइंट इट वॉज लाइक सो कॉमन कि हम सिर्फ वहाँ पे जाके 6 घंटे बैठ के पेपर दे रहे, इतना ज़्यादा कॉमन था हमारे लिए कि एट वन पॉइंट एंग्जाइटी होता है, पर फिर वो इतना कम लगने लगता है कि इट्स लाइक बहुत हर रोज का है कि हर रोज ये पेपर दे रहे, हर रोज सेम काइंड ऑफ पेपर दे रहे, हर रोज सेम स्लॉट में दे रहे, हर रोज इतना ज़्यादा हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा था एकदम एंड में कि फिर बहुत जेन्युइन हो गया था। फिर वी वर लाइक ठीक है अब हो गया है, थोड़ा एंग्जाइटी, थोड़ा खराब गया पेपर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा जाएगा, या फिर खराब गया तो फिर हम लोग एनालिसिस करते थे पेपर को कि पेपर कैसा जा रहा है, कौन सा चैप्टर हमें वीक है, तो फिर वो चैप्टर को हमने थोड़ा और ज़्यादा अच्छा किया, एंड दैट्स हाउ वी इम्प्रूव्ड। और फिर एकदम फाइनल जो हमारा 4 जून वाला जो टेस्ट था वो फिर और अच्छा हमने जाने का ट्राई किया। तो देखो, एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई नहीं दे सकते हो आप, ठीक है, और ना ही उसका कोई शॉर्टकट है। अब जो उन्होंने इतनी आसानी से बताई ना, इसका क्रक्स ये है कि भाई आपको मॉक टेस्ट तो सॉल्व करने ही करने, प्रैक्टिस जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उतना एंग्जाइटी कम होगा आपको, तो उस एनवायरनमेंट में ढाल रहे होगे। अगर आप एक ही दिन जाके स्ट्रेट अवे एग्जाम दे रहे हो तो नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखो, जितना पढ़ लिया है आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो करो, फेल हो रहे हो, बट उस एंजाइटी को कंट्रोल करने का दूसरा कोई तरीका नहीं, अपने आप को रोज इस सिचुएशन में डालो। सही बात है। आप बिल्कुल उस दिन तक जाके जब बैठो तो आपने इतने अटेम्प्ट्स दे चुके, आप इतना पेपर सॉल्व कर चुके हो कि आप बिल्कुल फेमिलियर हो, ठीक है, उस सेटअप में आपने काम किया हुआ है, ठीक है।